हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीमेड को यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट एनटीए 2021 ने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज डालने शुरू कर दिए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा और मैं यही चाहूंगा कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहली प्रियोरिटी आप एनटीए के दिए गए इन्हीं क्वेश्चन को करिएगा। इससे क्या है कि आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर एंड कट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, ओके, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। तो जो भी जर्नल्स रूल्स फार्मूले होते हैं हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोगों को बताते जाएंगे। आप लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए मेरे साथ। देखिए बहुत ही आसान होता है ये इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन है वो दी हुई है n इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जब भी इस इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो इस साइड का होता है इक्वेशन और इस साइड का होता है, इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं df, ओके, डी से डायमेंशन, एफ से फार्मूला। तो जो LHS एंड RHS साइड के जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, कंडीशन ये होनी चाहिए, रूल ये होता है कि वो इक्वल होने चाहिए। जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होना चाहिए वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होना चाहिए, ओके। तो हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पर n दे रखा है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो इक्वेशन है वो n है। तो जो हमारा n है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हम जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ओके। इसका अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है तो अगर ये जो पूरी इक्वेशन है ना तो इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डायमेंशनल फार्मूला नीचे आएगा वही डायमेंशनल फार्मूला ऊपर आना चाहिए। दोनों डायमेंशनल फार्मूला कट जाएंगे तो कोई डायमेंशनल फार्मूला बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए प्लस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ जो लैम्डा दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लैम्डा होता है ना वो वेवलेंथ होता है हमारा। और हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल होगा। और लैम्डा का स्क्वायर है तो डायमेंशनल फार्मूला पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब कंडीशन क्या है कि ऊपर भी यही डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, तभी तो डायमेंशनल फार्मूला कट करके ये डायमेंशन लेस हो जाएगा ना। तो क्या कहेंगे, जो ए और बी होगा उसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल की पावर 2, और नीचे भी एल की पावर क्या हो जाएगा 2। ये देखिए कट गया, फिर से डायमेंशनल फार्मूला हो गया ना, कि इधर भी कोई डायमेंशनल फार्मूला जीरो है और इधर भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जहां आपका ऑप्शन दिख रहा है कि जहां L2 हो वही B का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपका ऑप्शन जो D है वो उसी में दिख रहा है ना कि जो B का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, L2 है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, वो क्या है, k है, इज गिवन बाय। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी की है ना इन्होंने इक्वेशन बना दी है, ठीक है। फिर c इज द डायमेंशन, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। c जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ओके। द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब x और y की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए भी बिल्कुल जर्नल सा फार्मूला होता है। अगर कोई भी इक्वेशन बन रही होती है तो हमें सिर्फ इतना करना होता है, दोनों साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है उनको बराबर करना होता है। और हमारा क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए आपकी पहली इक्वेशन दे रखी है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है f, ओके, ये कह रहे हैं c m की पावर x, ओके, एंड k की पावर y है। अब जो हमारा c है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, दिया हुआ है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t-1, ओके। अगर इसको m के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो यहाँ m का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, l का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशनल फार्मूला ऐसे भी लिखी जा सकती है। c की कोई डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, m की जो डायमेंशनल फार्मूला, m हमारा क्या है, मास है, ठीक है। इसकी पावर हमने क्या कर दिया, x कर दिया। और जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो mt-2 होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, y है।
अब हमको करना क्या है, यहाँ m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर -1 है, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हमारा। यहाँ देखो m है, ठीक है, यहाँ m की पावर x है और यहाँ भी देखो m है और इसकी पावर क्या है, y है। तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही होती हैं, दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स, एक कोई वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो उनकी पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, t की पावर -2i दिख रहा है आपको। अब देखिए हम इनकी पावर्स को ना कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ m की पावर x प्लस वाई है और यहाँ m की पावर क्या है, 0 है, तो हम कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ये देखिए टाइम का, यहाँ पर टाइम का क्या है -2i और यहाँ पर क्या है -1। इसका मतलब हुआ पावर कैसे है, -2i इज इक्वल टू -1। देखिए माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, ठीक है। अब इसी y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए आपका आंसर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे ही हमने इसकी वैल्यू रखी y की हाफ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -हाफ। आंसर टिक करिए अपना, x पर जहां -हाफ और y दिख रहा हो तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, बी। अब इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी हैज नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मास। तो इसका बस बहुत सिंपल सा, चाहे इसको ट्रिक समझिए चाहे फार्मूला, बस आप लिख दीजिए। जैसे एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग, L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P, ठीक है। ये जो P होता है हमारा लीनियर मोमेंटम होता है और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, M इंटू V। तो देखो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी नेगेटिव पावर नहीं है, इसकी पॉजिटिव पावर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टॉर्क। हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू एफ। और देखो एफ में भी क्या इन्वॉल्व है, मास, यानी जो टॉर्क है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी इसकी भी पावर पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें मास जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो मास इसे इन्वॉल्व नहीं होता है। अब लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम सभी जानते हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जब आप फार्मूले को देखेंगे, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद है तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके फार्मूले में -1 इन्वॉल्व होता है। तो हमने कर दिया, ऑप्शन टिक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा जब भी एग्जाम्स में आएंगे, तो ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आपको वो चीजें लिखो और याद करो तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन ये देखिए दी हुई है ना, P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर v माइनस वी इक्वल टू RT। अब कह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। फिर से वही जनरल रूल है, कभी किसी भी इक्वेशन को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। दिमाग में रखना कि जब तक उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होंगे तब तक उन्हें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर हम लोग। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, P और इस पूरी इक्वेशन को जोड़ा जा रहा है, यानी एक इसको जोड़ा जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, समझ रहे हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी जोड़ा जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठा करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं जो प्रेशर होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1t-2, ओके। और जो यहाँ पर दिया हुआ है ए का डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करना है, और v जो होता है इस इक्वेशन में आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम होता है, और जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो l की पावर क्या होता है 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर हो जाएगा 6, ओके। अब हमने इसको सॉल्व किया, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ml की पावर 5t-2, टिक करिए, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ फोर्स length and time are assumed to be fundamental units, the dimensional formula of the mass will be। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है कि हमको रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है और किसी क्वांटिटी से कोई डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो, तो हमें देखिए हमको फोर्स दिया हुआ है, हमें मास निकालना है, तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ऐसे ही क्वेश्चन को किया जाता है। अब क्या है कि जो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो अगर ये यूनिट्स हैं तो हमने इनको कह दिया कि ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक।
यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मास हो गया जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है, और ये फंडामेंटल यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई भी चीज फंडामेंटल जो यूनिट होती है ना, उसका वही क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सबको पता होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो मास का क्या आ गया, आप ऑप्शन देखिए, एफ एल माइनस वन टी की पावर टू। ओके, तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा हो टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा कि एक क्वांटिटी है x इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट l डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, l इज अ लेंथ, डेल्टा v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा t इज अ इंटरवल, एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x इज द सेम एज दैट ऑफ। ये कह रहे हैं कि आप x का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए और बताइए वो किसकी सेम है, कि यानी x का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो किसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको फार्मूले वगैरह याद हैं, अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये सब क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे आसान होगा, एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लेंदी हो जाए। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा है जो याद रखना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और ये डेल्टा टी लिखा हुआ है पहले से ही। अब देखिए आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फार्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी है, और देखिए कितना आसान हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर ये L है, ये R है, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही L का होगा, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला इनसे कट हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसका Q का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया, जो यहाँ पर L लेंथ है उसका डायमेंशनल फार्मूला L होगा। ठीक है, और जो Q होता है ना उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है IT, I इंटू टी। आई क्या है, हमारा करंट है, और T क्या है, टाइम है। ठीक, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है R लेंथ हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखिए सब काट दीजिए, जो कट रहा है क्या बच रहा है, आई बच रहा है ना। तो आपका जो एक्स डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या होगा, करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल exactly coincide with the 30 division of the vernier scale. If the smallest division of the main स्केल इज हाफ डिग्री, देन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। बस 2 ही 3 फार्मूले होते हैं, एक स्क्रू गेज के 2 फार्मूले होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के भी 1 या 2 फार्मूले होते हैं। आप उन्हें याद रखिए, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होता है कि अब इसमें लीस्ट काउंट पूछा है, तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट का आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए कि हमारा लीस्ट काउंट है क्या। तो ये देखिए एलसी हमारा लीस्ट काउंट, एलसी का मतलब हो गया, मैंने शॉर्ट में लिखा है लीस्ट काउंट। इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि जो भी डिवीजन होंगे वर्नियर स्केल में वो होंगे। तो आपका ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने वैल्यू क्या दे रखी है कि ये जो हमारा 20, ये मेन स्केल को इंसाइड विद द 30 डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्केल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/30 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और जो यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना, कितना है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन इन्होंने दे रखा है 0.5 डिग्री है। तो क्या किया हमने, इसको वैल्यू रख दी 1/30, और जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितना है 0.5 डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/30
60 डिग्री। ठीक है, अब जो 1/60 होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, बस आपका फॉर्मूला ये सॉल्व हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ऐसे चलते हैं। अब इन्होंने दे रखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो लेंथ दे रखी है वायर की वो कितना है, 2 मीटर लॉन्ग है। ओके, और क्या दे रखा है इसमें कि इसको सरलीज मेथड से मेजर किया जा रहा है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी लिखा है। पार्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट मेजर द एक्सटेंशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो जो आपका ये आ रहा है लेंथ एक्सटेंशन, वो कितना आ रहा है, 0.8। विद अनसर्टेनिटी कितना दे रखा है, 0.05। तो आपका ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये जाकर के बन रहा है एरर एनालिसिस पर, समझ रहे। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि इतनी एरर हो सकती है अगर आपके लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है तो। ठीक है, और लोड कितना दे रखा है, 1 kg का। द स्टूडेंट आल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, तो जो वायर का डायमीटर है वो 0.04 दे रखा है विद अनसर्टेनिटी। तो डायमीटर में जो एरर है वो कितना है, 0.01 मीटर है। इन्होंने जी की वैल्यू ये दे रखी है 9.8। तो कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑब्टेन फ्रॉम द रीडिंग। तो देखो ऑप्शन को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये जो निकालना है हमको, हमारा क्वेश्चन है हमको निकालना है y प्लस डेल्टा वाई, यानी एक तो मीजर्ड वैल्यू होगी और एक क्या होगी, मेजर करने में जो एरर आएगी। समझ रहे हैं आप। तो ये हम यंग्स मॉडुलस निकालने जा रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले तो वाई हम यंग्स मॉडुलस फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा वाई। तो हम जानते हैं कि जो हम वाई फाइंड करते हैं यंग्स मॉडुलस, उसका फार्मूला होता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। यानी इसी को तो एक्सटेंशन कहते हैं ना, इसी में तो चेंज आता है। सब वैल्यू आपको दे रखी हुई है, तो जब हम वैल्यू को रखेंगे सारी वैल्यूज को तो सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे फार्मूले में देखिए दे रखा है ना 2 इंटू 10⁻11। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को करते हैं तो आसान हो जाता है। तो अब हमने तो यंग्स मॉडुलस फाइंड कर लिया, अब हमें जरूरत है कि हम फाइंड करें अपना डेल्टा वाई। तो देखिए जो ये हमारा है वाई, ठीक है, इसी फार्मूले से हम डेल्टा वाई, कोई भी अगर एरर हमको फाइंड करनी होती तो हम क्या कहते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो वो क्या होता है, वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए हमारा जो फोर्स है और लेंथ है ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारा चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर एरिया में क्या होता है, डायमीटर होता है, और हमारा जो लेंथ है यही चेंज हो रहा है। तो इसी में तो एरर आएगी, परसेंटेज एरर। तो हम बस इसी को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमारा अब यहाँ पर अगर इस फार्मूले को हम एक्सप्लोर करते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया था, इस फार्मूले को एक्सप्लोर करो तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल पाई डी का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इंटू डेल्टा एल। तो देखो यहाँ पर d की पावर 2 है और ये डेल्टा एल है, तो परसेंटेज एरर निकालते समय क्या होता है कि जो पावर होती है उसको आगे लिखते हैं, और इसका जो होता है एरर, ऑब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, प्लस डेल्टा एल में जो ऑब्सोल्यूट एरर आएगा और जो चेंज हो रही है लेंथ, उसकी वैल्यू मेजर्ड। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारी वैल्यू क्या फाइंड होती है, 2। हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो डायमीटर में एरर आ रही है वो कितने की आ रही है, 0.01। ओके, और हमारा डायमीटर कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है 0.04। नेक्स्ट क्या है कि ये हमारा दे रखा है जो लेंथ में आ रही है एरर वो 0.05 की, और हमारी लेंथ कितनी है, 0.8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई को इधर भेज देंगे। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये डेल्टा वाई यहाँ पर दिया रखा था, और ये नीचे ये जो यंग्स मॉडुलस है ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो जब इस y की वैल्यू रख देंगे, यानी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो ये हमने फाइंड की है, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब देखिए हमारा y की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 10⁻11
डेल्टा वाई की वैल्यू 0.02। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा हमारे सामने ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये देखिए तुरंत ही स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ गया। अब क्या होता है, स्क्रू गेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमको फार्मूले की जरूरत होती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस ये सारे क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं। कह रहे हैं सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन एंड पिच ऑफ 0.5 मीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इफ मेन स्केल रीडिंग इज 2। तो सबसे पहले देखिए इसमें डिविजन्स दे रखे हैं जो आपके स्केल पर होते हैं। ठीक है, यहीं पर ये जो इसमें इस स्केल में 25 डिवीजन दे रखे हैं जो मतलब इस पर लिखा हुआ है। और उसके जो पिच होती है ना, पिच हमारा क्या होता है, पिच होता है कि जैसे इस स्क्रू गेज को हम घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे ना, तो जब एक बार जो घुमाया जाता है उसी को हम पिच कहते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले अगर लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ती है इन सारे फार्मूलों को निकालते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो लीस्ट काउंट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो इन्होंने वैल्यू में दे रखा है कि जो यहाँ पर नंबर कितने डिवीजन इसने रखे हैं, तो सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन हैं। ठीक है, तो हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया अपना। पिच हमारी क्या है 0.5 है और हमारा नंबर ऑफ सर्कुल क्या है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। ये हमारा क्या आ गया लीस्ट काउंट। और हम मीजर किसमें कर रहे हैं, एमएम में, मिलीमीटर में वैल्यू को मीजर कर रहे हैं। फिर उसके बाद मान लो अगर हमको डायमीटर निकालना है, जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका फार्मूला होता है कि जो मेन स्केल रीडिंग होती है प्लस जो मार्किंग होती है n इंटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर n क्या है ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये होता है ना मार्किंग ऑन मेन स्केल, मार्किंग ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल आप देखिए यहाँ पर मार्किंग दे रखी है, कितना है 25 है, बस रखिए आपका फार्मूला आ गया। अब मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 mm है। ये देखिए मेन स्केल रीडिंग इसने दे रखी है कि 2 दिया हो तो हमने 2 लिख दिया। एन कितना दिया हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है 25 है, और लीस्ट काउंट कितना है अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए वैल्यू मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ 2.25 mm। ओके, तो ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, ओके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ की इरर दे रखी है 1% और जी जो एक्सेलरेशन है टाइम पीरियड का, तो वो कितना दे रखा है 2%। देन मैक्सिमम इरर इन मेजरमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो क्या होता है, अब जैसे फार्मूला याद होना चाहिए ना आपको, किसी भी चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। हमको फाइंड क्या करना है, जी का डायमेंशनल फार्मूला, तो जी को हम इधर ले आएंगे सारी वैल्यू को इधर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एल अपॉन टी का स्क्वायर। और जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसकी परसेंटेज एरर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबको पता है डेल्टा जी अपॉन जी, इसकी पावर 2 है तो यानी ये देखो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाता है, प्लस यहाँ पर सभी इरर्स हमेशा ऐड होती है तो यहाँ पर टी की पावर क्या है 2 है, तो 2 को आगे डेल्टा टी अपॉन टी। ये देखो ये टाइम की परसेंटेज एरर है, ठीक है, और ये किसकी है लेंथ की परसेंटेज एरर। और क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ, लेंथ की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 1%। ओके, और जो हमारा टाइम पीरियड है उसका परसेंटेज इरर कितना दे रखा है 2%। तो 2 ये पहले लिखा हुआ था और ये 2% हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा और हम अपना आंसर टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 ये दे रखा है, R2 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसे दे रखा होता है ना, ये सब फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ ये सब होता क्या है। ये दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.3
किलो ओम दे रखा है, ओम दे रखा है, क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे तो जो ये वैल्यू होती है ना, ये मीजर्ड वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेजर वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं, और ये क्या होता है, हमारा एरर होता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे R2 की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। R2 में भी क्या दे रखा है, एक तो मेजर्ड वैल्यू दे रखी है 10, और उसमें एरर कितने की आ रही है, 0.2 की एरर आ रही है, ठीक है, जो भी हम मेजर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं परसेंटेज एरर आर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड पैरेलल। तो जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ना, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसी का हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा ना कि डेल्टा RP अपॉन R, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, डेल्टा RP अपॉन डेल्टा R, सॉरी ये देखिए, जो पैरेलल रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है उसका एरर अपॉन जो पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ा है उसकी वैल्यू RP, ठीक है। और तो इसका एकदम सिंपल सा फार्मूला है, जो मैं लिख रहा हूं वही याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं कि आप फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यही फार्मूला, और इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन की होती है, तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1, ठीक है। इसकी परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम उसको कॉमन ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा डेल्टा R2 अपॉन R, ऐसे तो निकालते हैं ना परसेंटेज एरर कि उसका एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, प्लस हम करेंगे, ये देखिए दोनों का जो एरर आ रहा है R1 प्लस R2, ठीक है, ये डेल्टा हमने बाहर ले लिया, यानी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये अल्टीमेट जाके यही फार्मूला बनता है, इसको कितने भी तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये भूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। फिर देखिए जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे ना, सारी वैल्यू को रख करके, ठीक है, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू, देखो जब हम डेल्टा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि क्या हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका R1, ठीक है। और जो ये आपका दिया हुआ है ना, ये है आपका डेल्टा R1, ये आपका क्या है R2, ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये आपका क्या है डेल्टा R2। तो आप यहीं से देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ से देखिए और यहाँ पुट करिए, तो डेल्टा R1 आपका जो दे रखा है और R दे रखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5%, ठीक है। फिर डेल्टा R2 अपान R को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2%। और जब आप ये पूरी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, यानी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 को जोड़ देंगे, यानी कि 0.3 प्लस 0.2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और ये 10 है, ये 6 है, इसको जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.125%, ठीक है। तो आप जब इसको जोड़िए और अपना आंसर टिक कर दिए, देखिए 5 7 10 यानी 10.125। तो जहां आपका आंसर हो टिक करिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बस आप ये फार्मूला रट लीजिएगा। अगर आपको ये फार्मूला उस टाइम पर नहीं आ रहा था तो मुश्किल हो जाएगा कि आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए इन सब क्वेश्चन को इतने बड़े बड़े हैं, पर आपके कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे जब आंसर आपको जल्दी टिक करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन व्हाट जी को डिटरमाइन करने के लिए आपका ये फार्मूला दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा एल है वो 1 मीटर है, एंड कमिट एन एरर फॉर ऑफ डेल्टा एल। तो जब भी हम किसी चीज को एल लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर कितना आ रही है, डेल्टा एल आ रही है। फॉर टी ही टेक्स द टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन विद स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट डेल्टा टी। तो देखिए जब हम टाइम को मेजर कर रहे हैं ना तो उसमें एरर डेल्टा टी की आ रही है, और जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर कितने की आ रही है, डेल्टा एल की, यही एरर होती है।
and he commits human error of 0.1 second. Which of the following data measured will get मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ जी? तो अब जो भी मेजर कर रहे हैं उसकी जी के लिए कौन सी एक्यूरेट वैल्यू की? तो देखो जी का सबसे पहले तो फार्मूला दे रखा है 4 पाई का स्क्वायर एल अपॉन टी। तो क्या होता है जब भी हम कोई निकाल रहे होते हैं इरर, तो उसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, यहाँ पर एल है तो इसका क्या हो जाएगा, परसेंट इरर जो आएगी डेल्टा एल अपॉन एल आएगी, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर टाइम है तो डेल्टा टी अपॉन टी, यही होता है ना। अब क्या है कि कोई भी जी की वैल्यू कब एक्यूरेट आएगी, जब लेंथ में एरर कम हो और टाइम में एरर कम हो, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, एकदम एक्यूरेट आएगी ना। तो इस ऑप्शन में वही ढूंढो कि किसमें डेल्टा एल की वैल्यू सबसे कम है, किसमें डेल्टा टी की वैल्यू सबसे कम है। तो जब हम इस ऑप्शन को इस तरह से ढूंढते हैं तो हमको फाइंड होता है डी ऑप्शन पर हम जाकर के देखें। इसमें देखिए डेल्टा एल डेल्टा टी की वैल्यू इन्हीं में से सबसे कम दे रखी है, और हम जानते हैं यहाँ पर देखो एन की वैल्यू 50 सबसे ज्यादा दे रखी है। तो देखो हम खुद ही जानते हैं कि जो टी होता है हमारा, ठीक है, और एन होता है, उनका इनवर्स रिलेशन होता है, यानी किसी का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड तो कम ही होगा ना, और अगर टाइम पीरियड कम होगा, बहुत कम होगा, उसमें एरर भी सबसे कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने दे रखा है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन पावर पी ऑफ इट्स मास। तो जो इन्होंने वेवलेंथ दे रखा है कि हमारा वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, तो उन्होंने कह दिया है कि m की पावर जो है वो p है, ठीक है, और वेलोसिटी की पावर q है, qth पावर ऑफ द वेलोसिटी, rth पावर ऑफ द प्लेन्स कांस्टेंट h, देन द करेक्ट सेट ऑफ पी क्यू आर। तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने यही कहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझ में आ जाए। इन्होंने कहा कि एक वेवलेंथ दे रखी है, उसमें क्या है कि m की पावर p है, ठीक है, वेलोसिटी की पावर q है, और जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी पावर क्या है, r है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। फिर वो कह रहा है कि बताइए कि कौन कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इसी के बेसिस पर रख करके हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है या सेंटीमीटर, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर m कुछ नहीं दे रखा तो m का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला 0, ऐसे t का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हमारा l लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, ये मास है तो मास का जो पावर है वो क्या हो गया p, और मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला lt-1 होता है, ठीक है, इसकी पावर q दे रखी है। और जो हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसका होता है ml2t-1। ये कैसे आता है, हम सभी जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है, ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 होता है, और यहाँ पर h हो गया, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला t-1 होता है, ठीक है। इसको इससे कट कर देंगे, ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला अपने आप बन गया, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, r है। अब क्या करते हैं, हम सब पावर को कंपेयर करने के लिए पावर बनाते हैं, m की पावर नॉट, l की पावर 1, t की पावर 0। अब देखो यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, यानी कि अब अगर m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा p प्लस r हो जाएगा। ऐसे l को देखते हैं, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, तो यहाँ l की पावर क्या है, q है, और यहाँ l की पावर देखिए 2 है, r है, तो क्या हो जाएगा q प्लस 2r। ऐसे टाइम को कंपेयर कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ t की पावर माइनस q हो जाएगा, और यहाँ t की पावर क्या हो जाएगा माइनस r, तो l की पावर माइनस q और माइनस r, ठीक है। अब क्या करते हैं, पावर को कंपेयर कर लेते हैं, देखिए यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ m की पावर p प्लस r है, यहाँ m की पावर क्या है 0 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम पावर को कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, अब हम यहाँ पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो p प्लस r इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसे देखो यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर क्या है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे q प्लस 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ओके, क्योंकि यहाँ जो वेवलेंथ है हमारी उसकी पावर क्या है l है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने, q
माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है, माइनस क्यू एंड माइनस आर, ये क्या है टाइम के लिए है, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी की पावर क्या है जीरो है। अब क्या है कि इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यूज मिल जाएंगे और उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अगर इसको देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया और इसको इक्वेशन क्या मान लिया थर्ड मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया सिर्फ इसी इन्हीं दो इक्वेशन को जोड़ लिया। यहाँ पे हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट प्लस सॉरी इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इन्हीं दो नीचे वाली इक्वेशंस को अगर हमने जोड़ लिया तो हमारी वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इस r की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर कर देंगे, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और इसी r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो फिर हमारी जो q की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ठीक है, -1। तो अब आंसर मैच कराइए, r 1 है, ठीक है, और p और q क्या है -1 है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, p लिखा हुआ है इसमें और p का डायमेंशनल फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को तो p इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू v। तो जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा m(l(t)-1, ठीक है। ऐसे एंगुलर मोमेंटम है तो ये होता है r इंटू पी, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, देखो p का तो mlt होता है तो इसका हो जाएगा m(l)(2t)-1। अब ये कह रहे हैं कि बताइए इसमें किस किस का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो देखिए यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 2 है, तो ये तो सेम नहीं हुए। ऐसे यहाँ पर देखिए t की पावर -1 है, t की पावर -1 है, यानी जहाँ मास और टाइम है बस वही तो सेम है ना डायमेंशन। तो आप ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन्होंने कहा कि ये इक्वेशन दे रखा है कि nth टाइम में चली गई जो डिस्टेंस होती है उसका फार्मूला होता है, nth टाइम में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला बताइए l का क्या होगा। तो बहुत जो s nth है इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको मतलब इतना लंबा चौड़ा फार्मूला देख के दिमाग में आगे से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ चली गई डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एल होगा। तो देखिए जिस फार्मूले में एल की पावर 1 हो और सबकी पावर जैसे एम की पावर 0 है, टी की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला मास और टी का है नहीं, तो आप ऑप्शन टिक करिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इन सबको मतलब देखना नहीं होता, सोचना भी नहीं होता है, बस आपको अगर डायमेंशनल फार्मूला टाइम डिस्टेंस का आ रहा है तो आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस डी टी का स्क्वायर प्लस सी टी का क्यूब, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम, a b c आर कांस्टेंट, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द v। फिर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ना। ये कहा जा रहा है कि कोई भी इक्वेशन को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सेम हो। तो देखिए v इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस सी टी का क्यूब। तो देखिए इसमें क्या है ना कि एक हम स्टेप मान लेते हैं, मतलब कंपोनेंट मान लेते हैं, एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया फार्मूले का, तीसरा कंपोनेंट ये हो गया और चौथा कंपोनेंट ये हो गया। तो इसकी क्या होती है डायमेंशनल फार्मूला की कंडीशन ये होती है कि जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, जो डायमेंशनल सबके डायमेंशनल फार्मूला डी एफ क्या होते हैं इक्वल होते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, इसी से सारे क्वेश्चन अभी तक आप देख रहे हैं सॉल्व होते हुए आ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी ऐसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा अभी। अब देखिए जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, ठीक है सिंपल। वो पूछ रहा है कि हमको b का डायमेंशनल फार्मूला था, तो सबको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है। हम जानते हैं जो डायमेंशनल फार्मूला पहले वाले का होगा वही तीसरे वाले का होगा, वही दूसरे वाले का होगा, तो हमने पहले और तीसरे वाले को बराबर कर लिया, सबको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है। तो d का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है और यहाँ t की पावर 2 तक दे रखा है और t जो है हमारा टाइम है। अब इस t को हम इधर भेज देंगे और जो आएगा वही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन गया LT-3,
ठीक है। तो जहां आपको ऑप्शन में LT-3 दिख रहा हो आप टिक करिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ m की पावर नॉट है, मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हैं m की पावर 0, यानी इसमें कोई डायमेंशनल फार्मूला है ही नहीं है। ऐसे ही करना है इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सटेंट इज यूज टू मेजर। तो देखिए इस सबको कुछ नहीं करना होता है। सेक्सटेंट क्या होता है कि ये सोलार सिस्टम में यूज किया जाता है। सोलार वेव जो होती है उसको, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से कोई वेव्स भेजी जा रही हैं, ठीक है, और दूसरी वेव्स ये भेजी जा रही है। मान लीजिए इस पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई सोनार वेव है, तो एक बार ये इधर गया, एक बार इधर मेजर करते हुए, ठीक है। तो इसी इन दो के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसी को हम मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कोई दो रेज जा रही हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को सेक्सटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको सॉल्व करना है, टिक करना है, बस इतना ही होता है इन सारे क्वेश्चंस में। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ द एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या आता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इन हाइड्रोजन एटम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल में बताओ, सेम इन जूल। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ करना थोड़ी होता है। अगर इन्होंने दे रखा है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ओके, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा, जैसे बी आ रहा है सॉल्व करने, टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब इन्होंने दे रखा है कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका इक्वेशन है, इक्वेशन में जो मास है ना उसकी पावर a है, l लेंथ होगा हम सभी जानते हैं, उसकी पावर b है, t से टाइम होगा, उसकी पावर -c है। इफ परसेंटेज एरर इन द मेजर m मतलब मास, लेंथ टाइम, लेंथ l एंड t टाइम, अगर परसेंटेज एरर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं तो बताइए कि परसेंटेज एरर क्या होगी, टोटल परसेंटेज एरर जो हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दे क्या रखा है कि जो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, इसी को तो परसेंटेज एरर कहते हैं ना, तो ये दे रखा है अल्फा। ठीक है, ऐसे क्या दे रखा है, जो हमारा दे रखा है डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। ठीक है, ये दे रखा है बीटा परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है किसके, टाइम के लिए भी। ठीक है, डेल्टा t अपॉन t के लिए क्या दे रखा है, गामा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, करना सिर्फ इतना होता है कि x इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो कुछ नहीं किया जाता इस क्वेश्चन में, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि उनकी पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो जो मास में परसेंटेज एरर होता है तो इसका फार्मूला क्या बनता है, डेल्टा m अपॉन m। ठीक है, और इसकी पावर b है तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा l अपॉन l प्लस इसकी पावर c है। ठीक है, अब देखिए चाहे पावर माइनस में हो या प्लस में हो, एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना होता है, डेल्टा t अपॉन t। अभी दिमाग में ये आएगा कि यहाँ तो माइनस होना चाहिए, माइनस पावर है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो गया a डेल्टा m अपॉन m की जो परसेंटेज एरर है सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो a इंटू अल्फा परसेंटेज, b इंटू बीटा परसेंटेज प्लस c इंटू गामा परसेंटेज। तो जो आपका ये ऑप्शन है टिक करिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये देखिए इन्होंने कहा कि जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज गिवन बाय 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इफ u एंड v आर द ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट u के लिए है और इमेज के लिए डिस्टेंस v है। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन मैक्सिमम एरर इन f। तो क्या है, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा
एफ इज इक्वल टू यू इंटू वी अपॉन वी प्लस यू। अभी इससे पहले रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था बस वही करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए आपके 3 टर्म है, 3 से 4 टर्म बन सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर को ऐसे मतलब जो भी आपके ऑप्शन है हटाते चलिए। ये नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या है, एरर कभी हमेशा माइनस नहीं होती, ठीक है। एरर कभी माइनस नहीं होती तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें भी देखिए माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन ये बनता है, ठीक है। तुरंत ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है। और अगर आपका सॉल्व करने का मन है तो देखिए हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा मैक्सिमम एरर पूछा है इसमें, परसेंटेज एरर नहीं। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ क्या हो गया, मैक्सिमम एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, यानी डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा यू अपॉन यू प्लस, अब इनका जो एरर आ रहा है एक साथ में, डेल्टा यू अपॉन यू प्लस यू प्लस डेल्टा वी अपॉन यू प्लस यू। तो जो ऑप्शन हो टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पर इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने में बैठिएगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 टर्म है। तो सबसे पहले तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 में तो एरर माइनस हो रही, एरर कभी माइनस होती नहीं, हमेशा ऐड होती है। तो ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन तो बचता है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास स्पीड रिस्पेक्टिवली। कितना दे रखा है, मास का परसेंटेज एरर 2% दे रखा है, और जो वी वेलोसिटी या स्पीड है उसकी 3% दे रखा है। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेजरिंग मास एंड स्पीड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो मैंने बताया ना कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इनके परसेंटेज एरर को उसी में जोड़ देते हैं। तो जो मास का परसेंटेज एरर है कितना है, 2% है, ठीक है। प्लस देखो वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर है 3% है, और इसकी जो पावर 2 है उसको आगे ले आएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई, इसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक करके करना होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये दे रखा है वैल्यू हमारी, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर का है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स याद होने चाहिए, जितने भी 6-7 होते हैं उन्हीं को याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर कोई भी 2 वैल्यू को जोड़ा या घटाया जाता है तो जो आंसर आता है, तो जो सबसे कम नंबर सिग्निफिकेंट होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में आंसर आता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि जो भी आंसर आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कम वाला क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, 3 है। इस वाले में 3 है और इस वाले में सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। अब जो आंसर आएगा ना इसी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो क्या है कि सबसे पहले तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि ऑप्शन बी होगा या सी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है, एसएन मतलब सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, ये क्या दे रखा है, इसमें 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। अब क्या है, इसमें दे रखा है कि ये वाला होगा कि ये वाला, इन दोनों में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। 0.09 माइनस 0.89, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ये वैल्यू आ रही है 0.001, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते दिमाग में ये आएगा कि हम ए ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रूल कहता ही नहीं है। रूल ये है कि जब भी 2 चीज को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर होता है उसी के रिस्पेक्ट में आंसर आता है। यानी अगर इसमें इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, इसका 2 है, यानी जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो अब इसी को हमें चेंज करना है। तो देखिए हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, इसकी पावर, इसका डेसिमल हम इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लेकर के आए, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -1। अब क्या होगा, हम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, हमें लगेगा इस ऑप्शन के साथ, पर नहीं, इस ऑप्शन के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी शुरू में हम नंबर कितने देख रहे हैं, 3। तो ऐसे नंबर के साथ जाएंगे जो डेसिमल के साथ 3 नंबर दे रखा हो, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वही सैंगिंग वाला क्वेश्चन है, बेंडिंग वाला।
ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं, पर पढ़ने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर बीम है सपोर्टेड एट इट्स टू एंड लोडेड बाई, ठीक है, तो जब डब्ल्यू वेट को मिडिल में रखते हैं तो क्या होता है कि साइंस बाई अमाउंट डेल्टा, सच डेल्टा यानी कि जो वेंडिंग हो जाती है ना मिडिल में उसके वेट के कारण, उसी को हम लोग सैग्स कहते हैं या वेल्डिंग कहते हैं। उसका फार्मूला ये होता है, आप सभी जानते होंगे, वेर एल डी एंड वाई, वाई क्या होता है हमारा जंक्स मॉडुलस, ठीक, डेप्थ ऑफ इलास्टिसिटी रिस्पेक्टिवली, सब कुछ इसमें दे रखा है, एल डी, तो एल को लेंथ कह दिया और डी को क्या कह दिया डेप्थ, और जो ये होता है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये हमारा वाई होता है, ठीक है, दे रखा है। गेस द अननोन यूजिंग डायमेंशन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको हमेशा सिर्फ यही करना होता है कि देखिए ये हो गया आपका क्या मतलब बेंडिंग डेल्टा, ठीक है, तो अगर आपका डेल्टा बेंडिंग हो रहा है उसका फार्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू हमारा वेट हो जाता है, एल क्या हो जाता है हमारी लेंथ होती है, उसका क्यूब लिखा होता है फार्मूले में, ये इलास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है डी की पावर 3, ठीक है, ये क्या होता है हमारा जो बीम की थिकनेस होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर पूछा जाता है कि ऐसा मतलब कौन सा फैक्टर है जिसमें अननोन है बताइए, तो इस क्वेश्चन को हमेशा मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप। फिर क्या करते हैं कि जो इस साइड ये होता है इसको भी इधर ले आते हैं और सबका एक कॉमन डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं और हमारा आंसर बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। डेल्टा, अब देखिए क्या है, ये वेट है, ये यंग्स मॉडुलस है, इन सब का अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लोग रखते जाएंगे तो हमको एक डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। किसके फॉर्म में मिल जाएगा आप रख के देखिएगा, एल की पावर 2, यानी कोई ऐसी चीज मेजर की जा रही है जिसका स्क्वायर होगा, यानी ब्रेथ है तो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यूब तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाई एन, ठीक है, उसका फार्मूला है माइनस डी एन टू माइनस एन वन एक्स टू माइनस एक्स वन आर क्रॉस बाई ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो जो यहाँ पर एन है ना ये नंबर है, कितना है पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, एक्सिस इन यूनिट टाइम, यानी ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है एन, पता है ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, ए को हमने क्या कहा एरिया इनटू पर यूनिट टाइम, तो एन का डायमेंशनल फार्मूला इसी के रिस्पेक्ट में तो होगा, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एल की पावर 2, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है टी होता है, ठीक है। तो जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम एन का डायमेंशनल फार्मूला यही रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इन्होंने कहा N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा N1 एंड N2 है वो क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, तो 1 अपॉन और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला एल की पावर 3 होता है, तो N1 और N2 का डायमेंशनल फार्मूला यही सेम होगा, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर N1 और N2 का डायमेंशनल फार्मूला ये रख देंगे। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं वॉल्यूम फॉर द वैल्यू x1 एंड x2 of respectively then the dimensional formula of diffusion constant d, तो कैपिटल D का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं और x1 और x2 क्या है एक्सिस पर है, यानी कि ये किसको मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो जो x1 एंड x2 है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एल होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला को इसी वैल्यू इसी जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं। तो देखिए सारी डायमेंशनल फार्मूला को हमने रख दिया है, अब इसको इसके फार्मूले में सेट करते हैं, n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमको क्या करना है कि जो ये कैपिटल डी है ना इसी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो हम इसको फार्मूला बनाते हैं, तो इस सब को क्या फार्मूला अल्टीमेट बन करके आएगा x2 माइनस x1 इंटू n, ये n है ना अपॉन n2 माइनस n1। अब क्या है कि हमारे पास सारे डायमेंशनल फार्मूला दे रखे हैं, सिर्फ हमको रख करके वैल्यू निकालनी है, x
-x2 का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला l दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर जो n का डायमेंशनल फार्मूला है वो भी दिया हुआ है ना, तो जो n का डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, 1/l की पावर 2 और t की पावर 1, ठीक है। और जो n2 माइनस n1 है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या दिया हुआ है, 1/l3, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसको 1/l3 को सिर्फ ऊपर लेके आएंगे तो l-3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा, ये हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए इस l से ये l कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक l बच रहा है और यह क्या है -3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l की पावर -2 t की पावर 1, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, l की पावर 2 t की पावर -1, जहां ये ऑप्शन दिख रहा हो टिक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दूसरे वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, दूसरे चैप्टर के साथ। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।